यूपीए सरकार के दौरान 10 वर्षों की अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया, जिस पर चर्चा कल होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगी, कल बात करेंगे। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक हालत की चर्चा, दूसरे भाग में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान करप्शन और तीसरे में एनडीए सरकार के दौरान बदली हालत। और दूसरी तरफ अगर हम बता दें, इससे पहले हम आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से ब्लैक पेपर पेश किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री ने बजट के दौरान श्वेत पत्र की बात की थी, तो कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर जारी किया। 57 पन्नों वाले इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र जारी करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज पर सवाल उठाए हैं कि कैसे केंद्र सरकार को घेरते हैं। आपको बता दें, 10 साल में अन्याय काल, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज़्यादा करीब 33% ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार, बढ़ती महंगाई। 2014 एलपीजी 410 रुपये प्रति सिलेंडर थी, तो 2024 में ये 903 रुपये सिलेंडर है। 2014 में पेट्रोल 71 रुपये था, तो 2024 में 97 प्रति लीटर प्रतिशत है, तो 37% की बढ़ोतरी का है। किसानों के संकट पर भी 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए आरोप लगाए। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये दोनों चीज़ें सामने आए, और इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज ये केंद्र में छाया हुआ है। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण लोग हैं इस पर बात करने के लिए। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, और अमन चुग, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विनोद जी, पहला सवाल मैं आप ही से ये करूंगी कि जो ये ब्लैक पेपर और ये वाइट पेपर आया, बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव जिस तरह से करीब आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ने आर्थिक मामलों में कई आरोप लगाए सरकार पर, शायद उसका वो उन्होंने ब्लैक पेपर के जरिए सामने रखा, और सरकार ने इसका एक जवाब देते हुए वाइट पेपर सामने रख दिया है। देखिए, मैं तो इसको एक सकारात्मक रूप से ये देखता हूँ कि कम से कम आने वाले लोकसभा चुनाव में आर्थिक मुद्दे काफी प्रभावशाली होंगे। जिस तरह से यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मौजूदा सरकार ने आर्थिक बदहाली और आर्थिक मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए व्हाइट पेपर जारी किया है, और उधर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। दोनों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने वो है, और बहुत ज्यादा इस पर जो है, चूंकि बड़ा विस्तृत पेपर है, थोड़ा इसको पढ़ना ही पड़ेगा दोनों का। लेकिन इतना जरूर है कि उधर यूपीए सरकार पर जो श्वेत पत्र निकाला है, उसमें एनडीए सरकार ने अपना गुणगान किया है और यूपीए के ऊपर आरोप लगाया है कि कैसे उन्होंने आर्थिक हालत खस्ता की, और आंकड़े भी दिए हैं। इधर इन्होंने यूपीए एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है विपक्ष ने। तो कुल मिलाकर के जब दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आया है, तो ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया आर्थिक मुद्दे की अपेक्षा, क्योंकि बिल्कुल बाकी बिल्कुल तो जी। दोनों के ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर की मीमांसा अर्थशास्त्री करेंगे, लेकिन राजनीतिक पत्रकार के रूप में मैं कहूंगा कि अब ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है, और यही लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ चुग जी भी जुड़ गए हैं। अमन, आपसे, सरकार ने व्हाइट पेपर अपना जारी किया है, विपक्ष ने जिस तरह से ब्लैक पेपर किया उसके जवाब में बहुत महत्वपूर्ण था, और जिस तरह से सरकार के व्हाइट पेपर में कहा गया कि 2014 के वक्त, उसके बाद जो पहले चेंजेस लाए गए, उसके बाद छोड़ दिया गया था अर्थव्यवस्था को। आपका क्या असेसमेंट है? बिल्कुल सही है जी, नमस्कार है, जय हिंद है। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन दूसरे नजरिए से करने की कोशिश करता हूँ। 2003 तक, रेदर 2004 तक हमारी जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स एक तरह से इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी रहती है, 1992 में जो हमारा सेंसेक्स था वो अंदाजन 5000 के लेवल पे था। रेदर मैं यूं कहूंगा कि 1992 का जो पीक था जनवरी 1992 के आसपास, एंड वही सेंसेक्स अंदाजन जनवरी 2004 के आसपास भी 6000 था, फ्लैट सेंसेक्स था। ऑन द फेस ऑफ इट हम देखेंगे तो हम कहेंगे सेंसेक्स फ्लैट था, यानी कोई खास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। मगर 1999 से लेकर 2003 में जो रिफॉर्म्स आए, उसके तहत फंडामेंटली इकोनॉमी में 5.5% की ग्रोथ थी, और 3.5% का इन्फ्लेशन था, और 30 मिलियन का एम्प्लॉयबिलिटी थी। और जब 2004 से 2008 देखें तो वहां पे मार्केट ड्रिवन तो सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि सेंसेक्स 6000 से 22,500 हो गया, तो लोगों को लगा इकोनॉमी मस्त प्रॉस्पर कर रही है। मगर वहीं पे
इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो रियल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव बन गई, क्योंकि जो इन्फ्लेशन था वो 10 से 12% था और जो जीडीपी ग्रोथ थी अंदाजन 8 से 9% थी। एम्प्लॉयमेंट 27 लाख के आसपास था। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट हम मार्केट लेड ग्रोथ की बात कर रहे थे, जहां पे इक्विटीज बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत बाहर से जो पैसा ब्लॉक था वो हिंदुस्तान वापस आ रहा था, एंड उसके कारण हमारा सेंसेक्स और मार्केट्स बढ़ रही थी, जो कि लोगों को लगा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, मगर इकोनॉमी फंडामेंटली परफॉर्म नहीं कर रही थी उस टाइम पे। बिल्कुल। और चुग जी, एक और जो इस पे कहा गया है कि 2014 में बैंकिंग संकट बड़ा था, दाव पर बहुत बड़ी राशि लगी हुई थी, जबकि विपक्ष ये मामला उठाता रहा है बैंकिंग संकट को लेकर। बिल्कुल, बैंकिंग में हम कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई थिंक जो डाटा है वो मोटा मोटा 6.5 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ हुआ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूपीए, जो कि 2004 से लेके 2014 की बात करें, 13-14 की बात करें। मगर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट, जो कि इन्होंने भी कोट किया है और हमने पहले भी बात करी है, कि उसमें से टॉप 200 कंपनीज जिसको लेंड किया गया, उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लेस देन 1 था। कमाल है। यानी कि इंटरेस्ट तो कवर कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये अंदाजा 9 लाख करोड़ जो वो 200 कंपनियां जिनको दिया गया था, वहां से पैसा आना नहीं था, और उसमें से 40-50% यानी कि 3.5-4 लाख करोड़ तो ऐसा था जिसको प्रॉब्लमेटिक एसेट्स क्रेडिट स्विस ने बोला, मगर हमने उनको क्रेडिट ग्रोथ दिखा के एक तरह से दिखाया कि ये ऑल इज वेल। आर्थिक पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आम आदमी धीरे धीरे समझेगा। विनोद जी, संक्षेप में आपने कहा कि ये है तो आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ पेपर, लेकिन ये राजनीतिक रूप ले रहा है। लेकिन एक तरह से जो हम अभी तक विपक्ष को हम कह रहे थे कि मूलभूत मुद्दे विपक्ष कह रहा था कि उनको नहीं उठाया जा रहा है, और वो आर्थिक सवाल उठा रहे थे सरकार पर, ये जो एक जवाब दिया है, तो अब आर्थिक कुछ एक हफ्ते तक हम लोग आर्थिक नीतियों पर चर्चा ज्यादा करेंगे, किसने क्या किया। अब ये कुछ दिन तक मुद्दे अब छाने वाले हैं। निश्चित रूप से अब वो मंदिर का मुद्दा हो या मंडल का मुद्दा हो, इससे आगे बढ़कर के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो यूपीए सरकार की जो कमियां थी वो भी सामने आएगी, मौजूदा सरकार की जो कमियां है वो भी सामने आएगी। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई, ये भी मुद्दा आएगा। 205 लाख करोड़ का कर्ज है, आईएमएफ ने वार्न किया है, ये भी मुद्दा सामने आएगा। महंगाई का मुद्दा भी सामने आएगा। गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के भी मुद्दे सामने आएंगे। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, वो नहीं हुई, ये भी मुद्दा सामने आएगा। तो आंकड़े हर तरह के सामने आएंगे, यूपीए सरकार के भी आएंगे, एनडीए सरकार के भी आएंगे, और जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आंकड़ों में तो मान लिया अर्थशास्त्री लोग किस तरीके से व्याख्या करते हैं, कोई सरकार समर्थक अर्थशास्त्री है वो अपनी व्याख्या करेगा, सरकार विरोधी अर्थशास्त्री अपनी व्याख्या करेगा, लेकिन असली जो इसका फैसला आम जनता लोकसभा चुनाव में किस तरीके से करेगी। वो देखेगी कि भाई बेरोजगारी क्या घटी है, महंगाई क्या घटी है, बाकी चीजें जो है। क्योंकि आम आदमी को आंकड़ों से मतलब नहीं है, उसको अपनी राहत से मतलब है। इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की हो गई, ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है तो उस इकोनॉमी का क्या मतलब उसके इंडिकेटर से, ये भी सवाल उठेंगे। ये तो बहुत कुल मिलाकर महत्वपूर्ण के अच्छा है। इंडिकेटर, बिल्कुल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर बताया है कि क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो अपनी अर्थव्यवस्था की ओर क्या इंगित करती हैं। और जो इसके गहराई से जब जाएंगे इन श्वेत पत्रों को देखते हुए, तब पता लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, और यूपी के दौरान क्या हुआ और एनडीए के दौरान क्या हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चुनाव आने वाले